तो आज इस वीडियो में हम परमार प्रशासन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम अपने परमार प्रशासन पर 2 वीडियो डाल चुके हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहता था कि बहुत लंबी लंबी वीडियोस बना करके आप में मैं बोर करूं आपको, इस वजह से मैंने कोशिश करी कि छोटी छोटी वीडियो बनाई जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चित्रकला का विकास। क्या है? चित्रकला का विकास। इसके अलावा हम जो है आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी बात करेंगे कि परमार शासन में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके की थी। और इसके अलावा जो है अगर हमें टाइम मिलता है तो हम मापन प्रणालियां, माप तोल की प्रणालियां जो है, चाहे आप भूमि माप की समझ लो चाहे अन्न तोलने की समझ लो, उनके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। हाँ, हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आइए शुरू करते हैं चित्रकला के विकास की। अगर मैं चित्रकला के विकास की बात करूं परमार शासन काल में, तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे 2 प्रकार की चित्रकला शैलियां। कितने प्रकार की बेटा? 2। एक है पहाड़ी चित्रकला, एक है पहाड़ी चित्रकला शैली। चित्रकला शैली अभी फिलहाल इधर वाले पॉइंट में ना ही देखें तो अच्छा है, फिलहाल यही देखें। उसके बाद हम जब हम मोलाराम पर आएंगे तो तब आपको ये ध्यान देना है, इधर फिलहाल ना देखें, यही देखें। एक है पहाड़ी चित्रकला शैली, चित्रकला जानते हो ना, पेंटिंग्स जिसे कहते हैं। और दूसरी है गढ़वाली चित्रकला शैली। दूसरी क्या है बेटा? गढ़वाली चित्रकला शैली। इसे जानबूझ के डिवाइड किया गया है जिससे कि पढ़ने में भी, चीजों को समझने में भी आसानी हो। एक्चुअली में गढ़वाली चित्रकला शैली और पहाड़ी चित्रकला शैली में अंतर यह है कि 1658 ईस्वी से पूर्व का जो गढ़वाल का, जो परमार वंश का जो इतिहास था, उस दौर में जो चित्रकार थे उनके काल को कहा गया पहाड़ी चित्रकला शैली। क्या कहा गया? पहाड़ी चित्रकला शैली, जिस तरीके से उन्होंने अपनी चित्रकला को निखारा है। लेकिन 1658 के बाद जो हमारे यहाँ परमार प्रशासन में चित्रकला आई वो थोड़ा दूसरे टाइप की आई। कैसी आई अभी बात करेंगे, फिलहाल आप समझ लो। उसे कहा गया गढ़वाली चित्रकला शैली। ठीक, पहले बात करते हैं पहाड़ी चित्रकला शैली पे। 1658 ये दौर है महाराजा पृथ्वीपति शाह का। उनका शासनकाल चल रहा श्रीनगर में। उनके शासन से पहले अगर मैं बात करूं तो कई राजाओं के चित्र मिले हैं, मगर उन चित्रों में हमें उनका नाम नहीं मिला जिसने वो चित्र बनाया है, जिसने पेंटिंग्स बनाई है। उस पेंटर्स का हमें नाम नहीं पता किसने बनाया है। ऐसा नहीं, चित्र तो मिले हैं, बहुत सारे राजाओं के चित्र मिले हैं। इसका मतलब ये है कि 1658 से पहले गढ़वाल में चित्रकला शैली फल फूल रही थी, लेकिन चित्रकार के नाम का उल्लेख न होने की वजह से हमें नहीं पता चला कि उस दौर में चित्रकार कौन थे। ठीक है, तो 1658 से पहले का जो समय था उस काल को कहा गया पहाड़ी चित्रकला शैली। क्लियर हुई बात? अब आते हैं गढ़वाली चित्रकला शैली, जिसके बारे में हमें चित्रकार के नाम पता है। इस वजह से ये वाली चित्रकला शैली आज भी इतिहास में अपना महत्व रखती है। एक्चुअली क्या हुआ 1658 में, इस बारे में बात करते हैं। देखो 1658 वो दौर था जब दिल्ली में शाहजहां का शासन था। किसका बेटा? शाहजहां। शासन क्या होना, शाहजहां के बेटों के बीच में आपस में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और उत्तराधिकार के लिए जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में आप जानते हैं शाहजहां ने अपने जिस बेटे को राजा बनाया था, क्या नाम था? दारा शिकोह। बहुत अच्छी बात है। दारा शिकोह जो था उसको मुंडी काट दी गई, उसे तो मार दिया गया। गद्दी पर वहां बैठ गया था औरंगजेब। फिर दारा शिकोह का बेटा आप जानते हैं सुलेमान शिकोह। जिनको गड़बड़ हो रहा है वो जाके पृथ्वीपति शाह वाली वीडियो देख सकता है। तो दारा शिकोह का बेटा जो सुलेमान शिकोह था वो भाग करके आया गढ़वाल, और उसके साथ 2 चित्रकार आए। उसके साथ कितने चित्रकार आए? 2। किसके साथ आए? जो था सुलेमान शिकोह, जो कि किसका बेटा था? दारा शिकोह का बेटा था। उसके साथ 2 चित्रकार मुख्य रूप से गढ़वाल आए। उनमें से पहले चित्रकार का नाम था श्याम दास। क्या नाम था बेटा? हाँ, कब आए? 1658। तो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार 1658 में श्याम दास, और उनके साथ उनका बेटा भी आया जिसका नाम था हरदास। ठीक है, बाद में सुलेमान सिंह को वापस भेज दिया गया, मर गया, वो कहानी आप जानते हैं। ये दोनों चित्रकार यहीं रह गए।
ये दोनों चित्रकार जब यहाँ रहे तो इन्होंने यहीं श्रीनगर में रहकर, राजधानी में रहकर चित्रकारिता का काम किया। लेकिन अगर आप इनकी चित्रकारी को देखो तो इनकी चित्रकारी में मुगल टच है, क्योंकि वो मुगल प्रशासन से आए थे, तो इनकी चित्रकारी में मुगल टच है, वो गढ़वाली टच नहीं आया। ठीक हो गया। हरदास के बाद उसका बेटा आया हीरालाल। क्या नाम था बेटा? हीरालाल। अगर आप हीरालाल का समय देखोगे तो ये एक तो इसका जन्म यही हुआ, जन्म यही होने से इसका परिवेश पहाड़ी हो गया, गढ़वाली हो गया। इस वजह से आप इसकी चित्रकला में देखोगे तो इसकी चित्रकला में आपको पहाड़ी टच, गढ़वाली टच मिलेगा। क्या समझ पा रहे कि नहीं? इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि गढ़वाली चित्र शैली का वास्तविक रूप से अगर आप शुरुआत मानो तो तीसरी पीढ़ी में हीरालाल से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? हीरालाल। अच्छा, इसके बाद हीरालाल का बेटा हुआ मंगत राम। कौन हुआ बेटा? मंगत राम। और मंगत राम का बेटा हुआ मोलाराम। कौन हुआ? मोलाराम। बस अब ये समझो आप, ये मोलाराम जो था वो गढ़वाली चित्रकला शैली का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसका नाम था मोलाराम। क्या नाम था बेटा? मोलाराम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन आप देखोगे? मोलाराम के दो शिष्य थे जिन्होंने चित्रकला शैली में बहुत अमूल्य योगदान किया। एक का नाम था चैतू, याद होगा आपको, और दूसरे का नाम था माणकू। दोनों श्रीनगर के अगल बगल के थे। तो मोलाराम के दो शिष्य हुए चैतू और माणकू, जो सुदर्शन शाह के दरबार में आपने नाम सुना होगा इनका। ये दो भी प्रसिद्ध चित्रकार हैं। लेकिन गढ़वाली चित्रकला शैली को उन्नति पर, टॉप शिखर पर पहुंचाने का श्रेय जिसको जाता है वह है मोलाराम तोमर साहब। क्या नाम है? मोलाराम तोमर। अब जरा मोलाराम तोमर के बारे में समझते हैं और उसके बाद चैतू और माणकू को। पर ये समझो आप, इस गढ़वाली चित्रकला शैली को समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए अब आते हैं, हेडिंग डालते हैं मोलाराम तोमर। ठीक है, क्योंकि मोलाराम तोमर से संबंधित पेपरों में बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखना चमक रही लाइट, बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए चीजों को जरा समझो। मोलाराम, अगर मैं यहां देखो, यहां मैंने लिखा हुआ मोलाराम का समय पीरियड देखो तो 1743 में इनका जन्म हुआ और 1833 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक, अगर पिता का नाम समझे तो पिता का नाम क्या था बेटा? मंगत राम। क्या नाम था? मंगत राम। क्लियर है? अच्छा, इनके जो है 5 गढ़वाली राजा उनके शासन काल में रहे मोलाराम। कितने राजा? 5 गढ़वाली जो शासक थे, जो पंवार वंशी शासक थे, उनके शासन काल में रहे। कौन? मोलाराम। उनके दरबारी चित्रकार है। कौन है वो 5? पहला नंबर है प्रदीप शाह। क्या नाम है बेटा? प्रदीप शाह। अब प्रदीप शाह का बेटा कौन हुआ? बोलो। अरे तुम बिल्कुल भूल जाते हो भाई। ललित शाह या ललित कुमार शाह, आप ये समझ सकते हैं। ललित कुमार शाह के बाद उनका बेटा जयकृत शाह। जयकृत शाह के बाद उनका बेटा है प्रद्युम्न शाह। और कोई बचा हुआ है? ये तो 4 ही वे। फिर कौन बचा? हाँ, सुदर्शन शाह, क्योंकि सुदर्शन शाह के दौर तक भी ये रहे। कौन से शाह? सुदर्शन शाह। क्योंकि ये देखो ना 1833 है इनका समय पीरियड, इसलिए सुदर्शन शाह के समय पीरियड तक भी ये सत्ता में रहे। तो सबसे पहले प्रदीप शाह, फिर उनके बेटे ललित शाह के समय, फिर जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह और लास्ट में सुदर्शन शाह के शासन तक जो है कौन रहे? मोलाराम तोमर। इन 5 गढ़वाली शासकों के दरबार में रहे। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये वही थे मोलाराम तोमर। अब मोलाराम तोमर के चित्रकला को आप स्पष्टतया कैसे समझ पाई? एक्चुअली मोलाराम तोमर वो पहला चित्रकार है जिसने अपनी पेंटिंग्स के नीचे अपना नाम लिखा। अब जब नाम लिख लिया तो आपको पता चल गया है या नहीं? ठीक है, अब इनकी रचनाओं पर बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या। देखो, एक तो वो खुद लेखक थे, उन्होंने लिखा भी, और दूसरा चित्रकार भी थे, इसलिए उनके चित्र पर भी बात करेंगे और उनकी रचनाओं पर भी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले देखें इनकी रचना में, पहली रचना है इनकी गढ़ गीता संग्राम। कौन सी रचना है? गढ़ गीता, बहुत प्रसिद्ध रचना है गढ़ गीता संग्राम। दूसरी इनकी रचना है मनमत सागर। तीसरी इनकी रचना है श्रीनगर दुर्दशा। चौथी इनकी रचना है गढ़ राजवंश। पांचवी इनकी रचना है गणिका नाटक। और छठी इनकी रचना है गोरख्याली अमल।
और भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हैं। ये 6 रचनाएं हैं इनकी, क्योंकि मोलाराम तोमर एक बहुत प्रसिद्ध लेखक जो साबित हुए इन्हीं 6 रचनाओं के कारण। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने चित्र भी बनाए हैं, क्योंकि थे वो असली में पेंटिंग्स, तो उन्होंने चित्र भी बनाए। पहला उनका चित्र है राधा कृष्ण मिलन, दूसरा उनका चित्र है चकोर प्रिया, तीसरा उनका चित्र है मोर प्रिया, चौथा उनका चित्र है अभिसारिका, पांचवा उनका चित्र है विप्रलंभा नायिका, छठा दंपति, सातवां मस्तानी और आठवां मयंक मुखी। ये उनके चित्र हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप एक बार देख सकते हैं, ये उनके प्रमुख चित्र हैं, है ना। अब उनकी चित्रकला को क्या समस्या है देखो जरा। एक्चुअली हुआ ये 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया। अब उस भूकंप की वजह से उनके काफी चित्र क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अलकनंदा नदी में जो है बाढ़ आई, उस बाढ़ की वजह से भी उनके चित्र काफी नष्ट हो गए थे। फिर भी उनकी चित्रकारी का संग्रह करने के लिए श्रीनगर में एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है, जिसका नाम है बाबू मोलाराम तोमर चित्र संग्रहालय। क्या नाम है रे? मोलाराम तोमर चित्र संग्रहालय। यहां उनके चित्र हैं। इसके अलावा अमेरिका में भी कई और भी कई भारत के संग्रहालयों में उनके चित्र मिलते हैं। एक्चुअली में इनके चित्रों को पब्लिसिटी कैसे मिली, कैसे पता चला कि इतने बड़े लेवल पर इनके चित्र हैं, इतने बड़े चित्रकार गढ़वाल के हैं? हुआ ये 1968 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बहुत अच्छे, क्या बात है। उनका नाम था मुकुंदी लाल। क्या नाम था बेटा? मुकुंदी लाल। उन्होंने 1968 में एक प्रसिद्ध बुक जिसका नाम था गढ़वाल पेंटिंग्स। क्या नाम था बेटा? गढ़वाल पेंटिंग्स। इस गढ़वाल पेंटिंग के नाम से उन्होंने मोलाराम तोमर के चित्रों को 1968 में प्रकाशित किया और दुनिया को दिखाया कि ये है गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम तोमर के चित्र। इस वजह से दुनिया को पता चला मोलाराम तोमर के चित्रों के बारे में। क्या क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत है? ठीक है। अब और क्या समझना है थोड़ा मोलाराम के बारे में, इतने बड़े प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में। एक प्रश्न एक बार आया था कि इनका पुश्तैनी काम क्या था। तो इनका पुश्तैनी काम था, ये सुनार थे। सुनार जानते हो? जो सोने का काम करता है। अगर सिद्ध हिंदी में बोले उन्हें, संस्कृत में भी समझ लो तो स्वर्णकार इन्हें कहा जाता है। तो सुनार का जो है ये काम करते थे। आपको मोलाराम क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इनके 2 शिष्य जिनके बारे में मैंने बात करी, जो गढ़वाल चित्रकला शैली में उनका भी बड़ा योगदान है। क्या क्या है उनके 2 शिष्य? बोलो भाई। पहले का नाम है चैतू और दूसरे का नाम क्या है बेटा? माणकू। किसके शिष्य है ये? मोलाराम तोमर। किसके दरबार में रहते थे? सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। समझ गए कि नहीं? तो एक था चैतू और दूसरा था माणकू। देखो, अगर मैं चैतू के बारे में बात करूं तो ये प्रसिद्ध था कृष्ण की लीलाओं के बारे में चित्र लिखने के लिए। कृष्ण लीला से संबंधित चित्र सबसे ज्यादा जिसने बनाए उनका नाम क्या है? चैतू। कृष्ण लीला पर इनका बड़ा वो था। तो कहते थे ये कृष्ण लीला के चित्रों के विशेषज्ञ है। और इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम है रुक्मिणी हरण। क्या नाम है? भगवान कृष्ण ने हर के लाई थे ना माता रुक्मिणी को, तो रुक्मिणी हरण इनका प्रसिद्ध चित्र। इसके अलावा माणकू का अगर मैं चित्र की बात करूं तो पहले तो आपको याद होगा गीत गोविंद, एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसके लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद, इस रचना को चित्रकारी में ढाला था माणकू ने। और इसके अलावा माणकू की एक और चित्रकला बहुत प्रसिद्ध हुई जिसका नाम था आंख मिचौली। क्या नाम था बेटा? आंख मिचौली। चैतू और माणकू भी आपको समझ में आएगा। उनके 2 चित्र, एक तो इनका रुक्मिणी हरण और माणकू का गीत गोविंद और आंख मिचौली। पेपर में पूछा जाएगा इनमें से कौन सा चित्रकार था जो कृष्ण लीलाओं के लिए प्रसिद्ध था? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? इधर चैतू होना चाहिए, है या नहीं? एक लाइन जो मुझसे छूट रही है वो जरा समझे कि मोलाराम तोमर इतना बड़ा चित्रकार था
कि उससे चित्रकारी सीखने के लिए, पेंटिंग सीखने के लिए टिहरी से प्रीतम शाह, याद है आपको? टिहरी से प्रीतम शाह जो सुदर्शन शाह के चाचा थे, वो वहां से टिहरी से जो है श्रीनगर आते थे उनसे पेंटिंग सीखने के लिए। तो मुझे विश्वास है आपको चित्रकला का विकास से संबंधित जो टॉपिक है हमारा, किसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, परमार प्रशासन के अंतर्गत, वो आपको क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके की थी परमार प्रशासन में। रुको मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अगला पॉइंट है वो है स्वास्थ्य व्यवस्था, कि भाई परमार काल में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके की है ना। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो भवानी शाह जो टिहरी में सेकंड राजा हुए भवानी शाह, उससे पहले के जितने भी परमार शासक हैं, जितने भी, आप ये समझ लो चाहे वो श्रीनगर में थे चाहे वो देवलगढ़ में थे, उस दौर तक स्वास्थ्य को लेकर के राजा लोग समझते थे कि हमारा कर्तव्य नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो भैया वैद्य के पास जाओ और वो तुम्हें ठीक करेगा, हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है कि नहीं? आज आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य पर सरकार का विशेष ध्यान है। यार भारत में तो क्या विशेष ध्यान पर, फिर भी मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पोलियो लोगों को हुआ, पोलियो टीकाकरण किया गया है या नहीं, चेचक के हुए टीकाकरण। इसके अलावा पिछले साल आपने देखा होगा 2-3 सालों पहले 2020 के दौर में कोरोना का बड़े लेवल पर टीकाकरण हुआ है ना। स्वास्थ्य समझ रही है सरकार, थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं समझ रही, पर थोड़ा बहुत समझ रही। लेकिन भवानी शाह के बाद एक शासक आए जिनका नाम था प्रताप शाह। क्या नाम था बेटा? प्रताप शाह। टिहरी के जो शासक प्रताप शाह थे, इनको पहली बार लगा कि जनता की स्वास्थ्य का ध्यान देना राजा का कर्तव्य है। पहली बार क्या लगा इनको? जनता के स्वास्थ्य का ध्यान देना किसका कर्तव्य है बेटा? राजा का कर्तव्य। यही बात को ध्यान में रखते हुए प्रताप शाह ने 1876 में, कब बेटा? 1876 में टिहरी में उन्होंने एक खैराती अस्पताल खोला। कैसा अस्पताल? अच्छा, खैराती का मतलब क्या होता है? मतलब जहां फ्री में जनता को दवाइयां दी जाएंगी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हमने कहा कि भाई वो खैराती अस्पताल है। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत है? ठीक। प्रताप शाह के बाद उनका बेटा आया जिसका नाम था कीर्ति शाह। क्या नाम था बेटा? इन्होंने क्या किया कि जो राजमार्ग बनाए गए थे, याद होगा आपने, प्रताप शाह ने भी बनवाए थे, राजमार्ग बनाए थे ना, श्रीनगर टू मसूरी वगैरह वगैरह जो भी राजमार्ग थे, मतलब बड़े बड़े जो यात्रा मार्ग थे, उन यात्रा मार्गों पर उन्होंने फार्मेसी खोली। आप इसे हिंदी में समझें तो क्या खोले बेटा? औषधालय ओपन किए थे। किसने? कीर्ति शाह ने। एक काम इन्होंने ये किया। दूसरा काम कीर्ति शाह ने क्या किया कि चेचक का टीकाकरण राज्य में शुरू करवाया। किसका टीकाकरण? चेचक रोग जानते हो ना, वो हो जाते ना, उसके वो फट जाते हैं, दाने दाने होते, फट जाते, बहुत भयंकर रोग होता है। तो चेचक का टीकाकरण शुरू कराया। किसने बताया बेटा? कीर्ति शाह ने। क्लियर हुई बात? ओके। अब कीर्ति शाह का बेटा आया, उसका नाम क्या था? नरेंद्र शाह, है ना। नरेंद्र शाह पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने राजधानी में, जो परमार शासकों की राजधानी थी, वो राजधानी में उन्होंने 1925 में क्या खोला बेटा? पहला मॉडर्न हॉस्पिटल। अब आधुनिक का मतलब कि अंग्रेजी दवाइयों वाला, क्योंकि इससे पहले जो खैराती था उस पर भारतीय चिकित्सा पद्धति और प्लस यूनानी पद्धति से जो है लोगों का वो होता था, इलाज होता था। मगर नरेंद्र शाह ने 1925 में राजधानी में पहला, मॉडर्न का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? आधुनिक चिकित्सालय खोला। किसे खोला बेटा? ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने 1934 में, कब की बात हो रही? 1934 में इन्होंने जो है राजधानी में यानी राजशाही टिहरी में उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की। किसकी की बेटा? अच्छा, ये रेड क्रॉस क्या होता है? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। एक्चुअली रेड क्रॉस एक संगठन है इंटरनेशनल। हेनरी ड्यूनेंट एक व्यक्ति हुए, उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की 1863 में। क्या काम है इसका, रेड क्रॉस का? कोई भी आपदा हो, चाहे प्राकृतिक हो, ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को फर्स्ट एड देने वाली, प्राथमिक उपचार देने वाली
सबसे बड़ी संस्था का नाम है रेड क्रॉस। तो टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी का जो गठन कराया वो किसने कराया रे? नरेंद्र शाह ने। कब कराया बेटा? 1934 में। फिर ठीक 5 साल बाद 1939 में इन्होंने टिहरी में क्या कुष्ठ विधान, विधान का मतलब होता है रेगुलेशन, उन्होंने नियम कानून बनाए कुष्ठ से संबंधित। एक्चुअली में होता ये था कि कुष्ठ रोगियों के साथ पहले बड़े लेवल पर भेदभाव किया जाता था, और क्योंकि उनके एक तो दवाइयां नहीं थी कुष्ठ की, तो इसलिए उनके साथ बड़ा भेदभाव होता था, बहुत बड़े लेवल पर भेदभाव होता था। मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक लाइन हमेशा जिंदगी में याद रखो, रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं। अब वो रोगी की क्या गलती, उस पर रोग लग गया, इसलिए कहा गया रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं। इस लाइन को हमेशा याद रखो। तो नरेंद्र शाह ने 1939 में कुष्ठ विधान बनाया, जिसके तहत राज्य में कुष्ठ रोगियों के लिए कुछ रेगुलेशन बनाई गए और उनके भेदभाव को रोका गया। ठीक हो गया। उसके बाद 1943 में उन्होंने टीका रेगुलेशन बनाया, टीका विधान। मतलब ये है कि टीका किस तरीके से लगेगा, कैसा कैसा लगेगा, उसके कैसे कैसे कर्मचारी होंगे, किस तरीके से टीकाकरण किया जाएगा, उसके लिए 1943 में नरेंद्र शाह ने टीका विधान की शुरुआत की। क्या क्लियर हुई बात? प्रश्न पूछा जा सकता है, टिहरी राजशाही में रेड क्रॉस किसने स्थापित किया, मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी किसने करी, कब की, या फिर टिहरी राजशाही का पहला अस्पताल किसने खोला जो मॉडर्न था, नरेंद्र शाह। या खैराती हॉस्पिटल किसने खोला, प्रताप शाह। कब खोला, 1806। इस तरीके से आपके पास प्रश्न आ सकते हैं। या फिर अब तो देख रहे हो मैचिंग ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि नहीं। स्वास्थ्य समस्या, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या आपको समझ में आ गई? ये था भाई राजाओं का स्वास्थ्य सिस्टम। अब हमारा आज का लास्ट पॉइंट जो है वह है मापतोल की इकाइयां। किसकी इकाइयां बेटा? मापतोल की इकाइयां। अच्छा, मापतोल की अगर मैं बात करूं, मापतोल की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से जो मापतोल थे वो 2 प्रकार का होता था। एक होता था भूमिका मापन। किसका बेटा? भूमिका मापन होता था। ठीक हो गया। 3 टाइप बना देते हैं, 2 क्यों बनाए, 3 बना देते हैं। चलो आइए 3 बनाते हैं। दूसरे नंबर पर होता है अन्न का मापन। किसका बेटा? अन्न का मापन। और तीसरे नंबर पे होता था धातु का मापन। धातु मैंने सोना चांदी समझ लो आप, ठीक है। धातु का मापन, 3 प्रकार का मापन होता था। क्लियर है बात? भूमि का मापन जो होता था वो मुख्य रूप से 2 इकाइयां थी। उनकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मुख्य रूप से 2 इकाइयां थी। पहली सबसे बड़ी इकाई थी जूला। क्या थी बेटा? जूला। और उसके बाद जो है सबसे छोटी इकाई थी, इसका नाम क्या था रे? मुट्ठी। क्या था बेटा? मुट्ठी। तो है यहाँ तो मुट्ठी। अच्छा, ये 2 मुख्य इकाइयां थी भूमि नापन की, ज्यूला और मुट्ठी। ज्यूला भी 3 प्रकार की होती थी, 3 प्रकार की होती थी। देखो जरा सुनो, कई बार पूछ ना ले, वैसे तो नहीं पूछता पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ। 3 प्रकार की ज्यूला था। एक था चौखुटिया ज्यूला। क्या नाम था बेटा? चौखुटिया। चौखुटिया ज्यूला। चौखुटिया ज्यूला जो होता था वो होता था बेटा 16 दोण का। अब तुम सोच रहे हो दोण क्या हुआ? पहाड़ों में अन्न को नापने के लिए एक हमारे यहाँ रिंगाल का बना होता है, कई जगह लोहे का कनस्तर का बना होता है, एक ऐसे बर्तन टाइप का बना होता है, ऐसे बर्तन टाइप का बना होता है, और उसमें जो है हम अन्न वन नापते हैं। वो 20 पाथा का होता है। अब तुम सोच रहे पाथा कितना? एक पाथा होता 2 किलो का। कितने किलो का होता बेटा? 2 किलो का। तो ये कितना? ये 20 पाथा का होता है, मतलब 40 किलो का होता है। और 40 किलो का एक दोण होता है। तो ये चौखुटा जो है वो 16 दोण का होता है। कितने दोण का? 16 दोण। उसके बाद दूसरी यूनिट होती है बेटा अधाली। अधाली क्या होती है? अधाली, आधी जो बोलते हैं उसको, वो होती है 8 दोण की। कितने दोण की? हाँ। और तीसरे नंबर का होता है चक्र ज्यूला। क्या होता है बेटा? चक्र ज्यूला। ये जौ है, जौ, चक्र ज्यूला। और ये होता है बेटा 4 दोण का। कितने दोण का? और ये इतना ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये वैसा कुछ खास नहीं पूछा जाता है। ये आपको सबसे छोटी का ज्यूला याद रखना, सबसे बड़ी इकाई मुट्ठी होती। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि इधर आइए जरा कि अन्न मापन की क्या इकाई है। अन्न मापन की तो दुनिया भर की इकाइयां।
अगर मैं बात करूं जैसे तामी, सबसे छोटी गाय होती थी तामी, उसके बाद माणा, उसके और ऊपर चलते जाते थे जैसे पाथा। पाथा कितने किलो का होता है? 2 किलो का। पाथे के ऊपर दोण, दोण के ऊपर खार, ये सारी के सारे तामी, माणा, पाथा, दोण, खार। उसके अलावा बीसी वगैरह भी थे बीच में दुनिया भर के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सबसे छोटी तामी करीब करीब 1 पाव की होती थी, माणा आधा किलो का होता था, पाथा 2 किलो का होता था, दोण 20 पाथे का होता था, खार 20 दोण का 1 खार होता था। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिटें हुआ करती थी, वो भूमि मापने की हुआ कर। आप भी अगर आपको पुराने लोगों गाँव में पूछ लो तो बता देंगे खार क्या होता है, ये दोण क्या होता है, पाथा क्या होता है। अभी भी हमारे गाँव में अगर आप देखोगे शादी वगैरह में राशन जब बनाई जाती है, चावल वगैरह बनाना, आटा बनाना, पूछ रहे कितने पाथा का लगाना है, करते कि नहीं? पाथा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखा होगा आपने, अजय पाल के जमाने में एक मानक पाथा बनाएगा जिसका नाम था ध्युली पाथा। क्या नाम था? ध्युली पाथा। जो लोग नहीं जानते हो अजय पाल वाली वीडियो देख सकते हो, पाथे का नाम था ध्युली पाथा। ठीक है बेटा। अच्छा धातु मापन पर आ जाइए। धातु मापन में अगर मैं बात करूं तो एक ही सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था तोला। आज भी सोना चांदी तोला में नापते कि नहीं? तो वो था तोला। धातु नापन की जो इकाई थी वो थी तोला। ये था माप तौल की व्यवस्था परमार शासन काल में, जो आज भी कई माध्यम से गढ़वाल में पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, आज हमारा लास्ट वीडियो था किसके ऊपर? परमार प्रशासन के ऊपर। अब हमारा परमार प्रशासन समाप्त हो गया और इसके बाद अब हम जो आने वाले वो आएंगे गोरखाओं पर, क्योंकि हमने बीच में छोड़ दिया था। हमने कहा था एक बार हम परमार खत्म करेंगे फिर गोरखाओं पर आते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट होगा गोरखा। उसके बाद जो हमारा चलेगा वो चलेगा अंग्रेज, है ना, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश का जो उन्होंने यहाँ शासन किया। और उसके बाद हम आएंगे चंद शासकों। ठीक है, एक सिस्टमेटिक चलते चलेंगे। आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को दोबारा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।